बिहेवियर ऑफ प्रोजेक्टर, एवरी प्रोजेक्टर अगर वो 30 सेकेंड्स के लिए एक्टिव नहीं रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की वजह से इको मोड बोलते हैं, वो डाउन मोड में चला जाता है। एंड इट हैपेंस विद योर सिस्टम एज वेल। सिस्टम में टाइम आप डिफाइन कर सकते हो कि वो कितनी देर बाद स्लीप मोड में जाएगा, है ना। यहाँ पे हर प्रोजेक्टर का बाय डिफॉल्ट ये फीचर होता है। मैं इस पे थोड़ी देर कोई पॉइंटर मूवमेंट नहीं करूंगा तो फिर से स्लीप मोड में चला जाएगा, बट वो ऑफ नहीं होता। हाँ जी, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। So in last class we were discussing all about data cleaning. ऑन करनी है कोई बात नहीं। सर एक मिनट दीजिए। हाँ जी बोलिए। सर लास्ट टाइम मेरा हाफ आवर का सर छूट गया था, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, कल रिवीजन ही हुआ था विक्रम, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। एंड व्हाट एल्स हैज बीन लेफ्ट वो क्लियर हो जाएगा, नो वरीज। ओके सर। तो गाइस कल हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग को लेकर ही डिस्कशन किया था। एक तरीके से हमने जो चीजें लास्ट क्लास में की थी उसका रिवीजन किया था, ऑल अबाउट, करेक्ट। सो हाँ जी, हाँ अपेंड था, और उसके बाद हमने कुछ नया किया था। तो एक बार रिवीजन तो हमेशा करते हैं, तो आज भी वो रिवीजन होगा, करेक्ट। ज्यादा ही टाइम ले रहा है यार सिस्टम। अच्छा, सेकंड टाइम कैसे ऑन हो गया? दिस इज द प्रॉब्लम। Sorry guys, system is taking little longer. Give me some time. क्या हो गया? तो तुम लोगों की वजह से रुका था क्या मेरा सिस्टम अब तक? तुम लोगों ने एंटर किया, चल गया, तब से चल ही नहीं रहा है। जल्दी आया करो, तुम्हारे चक्कर में सिस्टम नहीं चलता। मैं वही कह रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है ये, बताओ। अब तुम लोग आए तो चल गया ये। हाँ जल्दी आया करो। हाँ वो भी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सो गाइस नंबर 1, पहले हम बात करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया था। आफ्टर दैट विल स्टार्ट, आफ्टर दैट विल गो विद द क्वेश्चन। देयर इज अ क्वेश्चन ही वाज आस्किंग, राइट। सो कल हम लोगों ने ऑल अबाउट रिवीजन ऑफ एवरीथिंग कि डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, अननेसेसरी रोज को कैसे रिमूव करते हैं, कॉलम कैसे करते हैं, सारा हमने कर दिया था। बट मेजरली हमारा कल का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑल अबाउट डेटा अपेंडिंग एंड मर्जिंग। अपेंड और मर्ज दो कमांड होते हैं। क्या होते हैं, किस पर्पस से होते हैं बताओ? डेटा को कंबाइन करने के लिए। अपेंड डेटा के नीचे लगा देता है, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम टेबल से। करेक्ट। सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, so I can say, let's say it's table number 1, right? And there's another table we do have. This is a table number 2. And let's get, there's a table number 3, right? अगर आप एक टेबल के डेटा को दूसरी टेबल के डेटा में ऐड ऑन करते हैं, then we used to call this procedure as append, right? Append. Whereas अगर आप एक टेबल के कॉलम्स को किसी दूसरी टेबल में मर्ज करते हैं गाइस, ऐसे ऐड ऑन करके उसे सिंगल टेबल में कन्वर्ट करते,
तो ये क्या कहलाता है? Merging. करेक्ट। हमने कल ये डिस्कशन किया था। और पावर बीआई में क्वेरी एडिटर में आपको कंबाइन नाम का ग्रुप दिया जाता है जहां से आप डेटा को अपेंड या फिर मर्ज कर सकते हैं। कल हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि हमारे पास ईयर 2012 से लेकर के 2017 तक की एक फाइल है जिसमें डेटा है, 2018 से लेकर के 2022 तक का जो है हमारे पास दूसरा डेटा है ना। अगर मेरे पास इस तरह से 2012 का अलग डेटा, 13 का अलग डेटा, 14 का अलग डेटा, यानी कि हर डेटा सेट के लिए अलग फाइल सिस्टम मिलता है, अलग फाइल्स मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गो। क्योंकि पावर बीआई क्या करेगा, अगर हम इसको लोड वापस कर लें गाइस, so what exactly the Power BI will show you, Power BI आप लोगों को उतने ही फाइल सेट्स यहां पर दिखाएगा। करेक्ट। तो हर साल का अगर पावर सेट और डेटा सेट अगर अलग से होगा then it's going to be difficult to manage it. So what we generally need, we need to combine, club that data. अब प्रोसीजर हमें ढूंढना है कि हमें मर्ज करना है या फिर अपेंड करना है। यहां पर हमारा जो प्रोसीजर है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? मर्ज नहीं, अपेंड। क्योंकि 2012 से 2022 तक के डेटा को कंबाइन करके वन सिंगल टेबल में लाना है। करेक्ट। सो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास दो फाइलें आ जाएंगी। यू गॉट इट राइट। तो अगर इस तरह से मेरे पास 12, 13, 14 सारे ईयर का डेटा हुआ तो यहां पर डेटा क्लब होकर के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे विजुअल बनाना है, सी अगर मैं विजुअल बनाने की बात करूं, लेट्स गेट इट डन। मैं जानना चाहता हूं हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस है, हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड आउट। तो जो भी रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है? 2012 से लेकर के 2000 एंड ज्यादा ही टाइम ले रहा है सिस्टम मेरा, देखना पड़ेगा क्या हुआ। नहीं, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा चलता रहता। देखो 2012 से लेकर के 2000, उसके बाद का कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास, जबकि मेरे पास 19, 20, 21 का भी डेटा है, 22 का भी डेटा है। सो अगर मैं दूसरी शीट से लेने की कोशिश करता हूं तो वो एक अलग विजुअल बन जाएगी। Whereas it has to be only one single visual, no matter how many years or how many quarters data it is. So we need a process जिससे हम डेटा को कंबाइन कर सके, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्ज के या कंबाइन के नाम से जानते हैं। राइट। बाकी बहुत स्लो यार सिस्टम लॉन्च। एक तो मैंने नेट भी नहीं लगाया, 1 मिनट तो जैसे से मे बी 10 फाइल्स हाँ हो रही होंगी। बहुत सारा काम चल रहा है आजकल इस पे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है। चलो वापस आ जाए। सो व्हाट वी डिड गाइस, हम लोगों ने डेटा की मर्जिंग की, यहाँ पे अपेंडिंग की। अपेंडिंग के दो तरीके होते हैं, आप सेम टेबल में डेटा ऐड कर सकते हो या आप एक नई टेबल, हमने एक नई टेबल बनाई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, डिलीट करते हैं इसको। और अपेंड एज ए न्यू बनाने का फायदा, अगर दोनों फाइलों में डेटा ऐड भी होता रहेगा तो पुराना वाला नहीं रहेगा। देखो अगर मैं इसमें ही करता हूं 2012 में ही, तो ये डेटा सारा मर्ज यहां हो जाएगा सिंगल फाइल में। अगर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा तो क्या होगा, 2012 से लेकर के 17 तक का डेटा भी इसमें आ जाएगा और इसका डेटा भी इसमें आ जाएगा। फायदा क्या हुआ कि अगर इन फाइलों में बैकग्राउंड में कोई रिफ्रेशमेंट भी होता है तो वो भी क्लब होकर के ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट फाइल में मिल जाए। ठीक, करेक्ट। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि यहां पर हुआ और यहां पे अपडेट हो गया तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। करेक्ट भाई, यहां पर आपने मर्ज किया इस फाइल के अंदर, आप इसी फाइल करोगे। करेक्ट। अगर मान लीजिए कल को इस फाइल में अपडेट होता है तो कल को एक नई फाइल और आ जाती है तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से पूरा स्टेप करोगे इसमें कंबाइन करने के लिए। लेकिन अगर मैं सारी फाइलों को पहले किस में डाल दूं, एक नए में डाल दूं, कल को एक नई फाइल और भी आएगी, उसे भी नए में डालना ज्यादा आसान हो। करेक्ट और नॉट? सो दिस इज द रीजन हमने कौन सा लिया था यहाँ पर, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू लिया था।
नाउ इट इज कंफर्मिंग कि आपकी कौन कौन सी टेबल है। 2012 से 17 तक की एक टेबल हो गई हमारी, और 18 से, और अगर आपके मल्टीपल है तो आप यहां से सेलेक्ट कर करके उनको ऐड कर सकते हो कि ये सारी फाइलें 10, 20, 50 जितनी भी आपके पास शीट्स होंगी सबका डेटा आप कंबाइन करो। सो आई हैव टू ओनली, सो आई हैव टू गो विद दैट वन, से ओके, एंड आई नोटिस कि यहाँ पर एक तीसरा डेटा सेट यानी कि पावर हमारा क्वेरी क्रिएट हो गया विद द नेम कॉल अपेंड या अपेंड 1, कंबाइन होकर के एक जगह आ गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाउ यू हैव to rename it। हाँ जी, अपेंड और अपेंड 1, कल एक अपेंड बना दी थी इसलिए आज अपेंड 1 है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो एक अपेंड 2 बनेगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल जी। आप समझ में आया मैंने यहाँ पे क्यों इसका फाइल का नाम रखा है इस तरह से, so that you can understand कि what exactly the data you do have, user friendly name। क्लियर हो गया? all data भी मीनिंगफुल था बट ये भी ज्यादा मीनिंगफुल है। नाउ अगेन यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स वेरीफाई करने हैं। कोई डेटा टाइप ऐसा तो नहीं जो रह गया आपका मैच नहीं हो रहा है, लुक्स परफेक्ट। और उसके तुरंत बाद हमने एक काम और भी देखा था कि अगर मैं क्लोज करता हूँ, लेट्स से अप्लाई करता हूँ उसको, तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, मेरा डेटा जब पावर बीआई में पहुंचेगा तो मुझे यहां पर ये दोनों टेबल तो नजर आएंगी, साथ में और डेटा 2012 टू 23 भी नजर आएगी, 23 करेक्ट, वो भी नजर आएगी। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह भी फाइंड आउट कि कोई स्पेसिफिक, जैसे रोज बदल जाता है, कोई स्पेसिफिक कॉलम है जिसमें नल है, तो तेरा पे आउट हमें इंडिविजुअली सारा, जैसे 100 कॉलम है तो 100 ही देखने पड़ेंगे। इसीलिए तो आपको क्या दिया गया था, चूज कॉलम। हेडर अगर डिफाइन कर देंगे तो जिसमें सारी नल होंगी वो क्या होंगी, वहां पे कॉलम का नाम नहीं होगा कोई। हाँ। और कॉलम का नाम ना होने पर कॉलम 1 कॉलम 2 होगा, तो चूज कॉलम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गो टू कॉलम से साइड नल होता है उसमें नाम, बिल्कुल उसमें क्या होता है, कॉलम का नाम होता है, कॉलम 1 कॉलम इस तरह से, राइट गाइस। तो ये तो और कंफ्यूजन हो गया। 2012 से 23 तक का एक डेटा सेट हो गया, और 12 से 17 तक का एक डेटा सेट, और 18 से 23 तक का एक डेटा सेट। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसे इसकी लोडिंग को डिसेबल करना है कि ये डेटा कहां नहीं आना चाहिए, पावर बीआई में नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी डिड, राइट क्लिक एंड देन आफ्टर अनेबल लोड। इससे हमारा डेटा लोड नहीं होगा पावर बीआई में। ये सिर्फ किस लिए यूज किया जाएगा, डेटा को कंबाइन करने के लिए। एंड देन वी हैव बीन रिपीटेड वंस अगेन गाइस, रिपीट अनेबल लोड। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन सी टेबल लोड हो रही है, नहीं हो रही है। ध्यान दो, जो टेबल लोड हो रही है वो इटैलिक नहीं है, करेक्ट। इनमें से कोई भी इटैलिक नहीं है, लेकिन ये दोनों टेबल क्या है, इटैलिक है। सो इटैलिक रिप्रेजेंट कि ये टेबल लोड पावर बीआई में नहीं होगी, करेक्ट। चेक करो, अब पावर बीआई में आपको वो दोनों टेबल्स नहीं मिलेंगी। डू यू गेट इट? सो कल हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था, आफ्टर दैट हम लोगों ने मर्ज की बात की थी। मर्ज क्या था, कॉलम को कंबाइन करना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट डिटेल में से प्रोडक्ट का प्राइस और कॉस्ट और कमीशन जैसे कॉलम हमारे पास ऑल डेटा में नहीं है, करेक्ट एवरीवन। एक काम और भी कर लेते हैं, क्या यार, मुझे लग रहा है ये दोनों हमारे बीच में डेटा को डिस्टर्ब कर रही है। तो डू वन थिंग, सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, राइट क्लिक देयर, एंड वी नेवर कॉल देम गाइस क्या, फोल्डर, वी यूज्ड टू कॉल देम ग्रुप हियर। यहां फोल्डर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्रिएट क्या होगा, फोल्डर ही होगा, लेकिन इसे हम यहां पे फोल्डर ना बोल करके ग्रुप बोलते हैं, राइट। देन गाइस ये वो सारी टेबल आ गई, अलग से आ गई, और ये अदर के नाम से रहेगी। तो यानी कि वो टेबल हो गई जिनकी आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मेनली ये टेबल आपको यूज करनी है, राइट। और जो भी आप ग्रुप या फोल्डर यहां बना रहे हैं उसका पावर बीआई पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। पावर बीआई में अभी भी आपका डेटा एग्जैक्टली वही नजर आएगा जो ओरिजिनली है, यहां पे कोई फोल्डर नहीं क्रिएट होगा। डू वी गेट इट एवरीवन? नो डाउट सर। एक्चुअली आपने ऑल डेटा में 2012 से 2023 ले लिया,
हाँ सर वो डेटा 2022 तक है ना वो, आई गेस। नहीं, एक्चुअली इसमें 23 भी है, ओके दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, बताऊंगा कैसे है, इसमें 2023 का डेटा भी है, वो मुझे पता है। देखो क्या कहा था हमने, किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग। मुझे मेरा डेटा बहुत अच्छे से पता है, राइट। आप इसको नाम चाहे ऑल डेटा देके छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल को क्या होगा, दरअसल देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि अब अगर मेरे डेटा में 2024 का डेटा आ गया तो ये तो ओल्ड नहीं हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसे ऐसा नाम दे दो जिससे कि इजी टू आइडेंटिफाई। ऑल दे दो ट्रांजेक्शंस व्हाटएवर, करेक्ट, क्लियर हुआ ना सब लोगों को। चलो, सो गाइस यहां पर हमें कॉलम मर्जिंग करनी थी, और कॉलम मर्जिंग के लिए कौन सी कमांड दी थी हम लोगों ने, मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी में पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेबल के कॉलम मर्ज करने हैं, राइट। और हमारे पास यहां पर कौन सा चाहिए था, प्रोडक्ट डिटेल का प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए था प्लस प्राइस पर यूनिट चाहिए था। तो हमने ये किया था मर्ज क्वेरी। इस बार न्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डेटा है हमारे पास, हमें इसमें मर्ज करना है, मर्ज क्वेरी। एंड नाउ ये हमारी ऑटोमेटिकली लेफ्ट टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो टेबल पहले सेलेक्ट होती है वो लेफ्ट कंसीडर की जाती है ना, और जो टेबल सेकेंडरी वो की जाती है वो राइट टेबल होती है। और यहां पर क्या चल गया, ज्वाइनिंग चल गया। कौन सी ज्वाइनिंग लेनी है, लेफ्ट ज्वाइनिंग लेनी है, राइट ज्वाइनिंग लेनी है, आउटर ज्वाइनिंग लेनी है, फुल लेनी है, इनर लेनी है, लेफ्ट एंटी है, राइट एंटी। आई बिलीव यू रिमेंबर दैट वन, राइट। सो यहाँ पे हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिया, लेकिन यहाँ पर ओके का बटन अभी भी क्यों हाईलाइट नहीं गाइस, क्योंकि हमने ये नहीं बताया इन दोनों में कौन सा कॉमन यानी कि की कॉलम है। सो हमारा की कॉलम हो गया प्रोडक्ट कोड, और यहां पर भी प्रोडक्ट कोड, और ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों 100% मैच करते हैं, क्या कोई डेटा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, दोनों नंबर क्या है। तो इसका मतलब ये 100% मैच हो गया, ओके करते हैं। और क्या अब मुझे वो कॉलम नजर आएंगे यहां पर, नहीं, क्या नजर आएगा, ये एरो। एंड यहां पर क्या नजर आ रहा है, टेबल। मतलब क्या हुआ इसका, कि एक प्रोडक्ट डिटेल नाम की टेबल जो यहां पर है, राइट, इसके कॉलम का लिंक है इस टेबल के साथ, करेक्ट। तो इसके कौन कौन से कॉलम चाहिए वो आप यहां जाएंगे, जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम पर आप सिर्फ क्या लगाएंगे, चेक लगाएंगे, जो नहीं चाहिए उनको आप अनचेक करेंगे। और इसका क्या फायदा होगा गाइस, हाँ जी, अगर हम नहीं दे सकते, अगर हमने ये किया तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कमीशन परसेंटेज, प्रोडक्ट डिटेल डॉट प्राइस परसेंटेज, राइट। लेकिन अगर हमने ये किया तो अब क्या मिलेगा, ओरिजिनल कॉलम नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट नहीं आएगा, राइट। तो पेरेंट टेबल का नाम भी यूज करता है, नाम, आई गेट इट। और अब मेरे पास यहां पर वो कॉलम आ गए हैं जो मुझे चाहिए थे, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने कल कैलकुलेशन भी देखी थी, दो चीजें बताई गई थी, एक ट्रांसफॉर्म में से कमांड लगाना और एक ऐड कॉलम। ट्रांसफॉर्म में से अगर आप लोग कोई भी कमांड लगाते हो तो इसका, लेट्स से मैं इसी पे लगाता हूं गाइस, कॉस्ट पर यूनिट को लेते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, स्टैटिस्टिक लगाते हैं या फिर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय विद व्हाट, तो कोई नंबर ले लेते हैं 10,000 1,000 कुछ भी टेम्परेरी, राइट। नाउ नोटिस गाइस क्या होने वाला है, सेम कॉलम की वैल्यू बदल जाएगी। तो जो भी कैलकुलेशन आपने किया वो किस पर हो रहा है, सेम कॉलम पर हो रहा है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म से कोई कमांड लगाएंगे, कोई भी कमांड, तो वो किस पर इफेक्ट करेगी, सेम कॉलम पर। वेयरएज ऐसी डिमांड हो सकती है बहुत बार रिपोर्ट में मुझे दिखाना पड़े कि मेरे इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था, राइट। तो ऐसे में मैं इस कॉलम को रिप्लेस नहीं करूंगा, आई विल ऐड अ न्यू कॉलम। और न्यू कॉलम ऐड करते हुए भी हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई, लेकिन इस बार मेरा मल्टीप्लिकेशन किसी फील्ड के बेस पर है, किसी और के बेस पर। तो दो तरीके हो गए, एक हम लोग यहां से ड्रॉप डाउन, कल हम लोगों ने दिखाया था आपको कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में क्या हुआ, मैंने कस्टम कॉलम लिया, यहां पे इसका जो भी नाम देना है, टोटल कॉस्ट जो भी इसका नाम देना है, कौन से कॉलम का कौन से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट सोल्ड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, राइट। दोनों आगे देखो, सम एंड मैक्स लगते हैं यहां पर, राइट।
तो एक नया कॉलम बन जाएगा यहाँ पर, आ गया टोटल कॉस्ट, और तुरंत आपको उसका क्या करना होगा, डेटा टाइप चेंज करना होगा। नाउ एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या था, हम प्राइस पर यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और यहां से जाते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन पर, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई वैल्यू आपको किसी कॉलम से उठानी है। अगर कॉलम से उठानी है तो कौन सा कॉलम है, यूनिट सोल्ड। डू यू गेट इट गाइस? तो यहां पे फॉर्मूला मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? देखो ये तो आसान है। अब हमने क्या किया, कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल भी है, फॉर्मेट भी है, राउंड भी है, साइंटिफिक भी है, कौन से लगाने वो आप डिसाइड करोगे। हमने स्टैंडर्ड के अंदर जाके क्या लिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्राइस का मल्टीप्लीकेशन करना है यूनिट सोल्ड के साथ, राइट। अब यहां पर ये पूछा है कि बताओ सीधा कोई नंबर है क्या, मेरा कोई नंबर थोड़ी ना, मुझे क्या चाहिए, एक फील्ड है, एक कॉलम है जिसके बेस पर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आई वेंट ओवर देयर एंड देन आफ्टर दैट आई यूज, राइट, एंड नाउ आफ्टर कौन सा कॉलम है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यूनिट सोल्ड। से ओके, व्हाट हैपेंड गाइस, और डिफॉल्टी कॉलम का नाम क्या आ गया, तो मुझे इसे रिप्लेस करके क्या करना होगा, टोटल प्राइस। डू यू गेट इट नाउ? क्या हुआ, हमने यहां इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, और लास्ट में किस किसका हुआ है, लास्ट में हुआ इसका और इसका। तो जब वैल्यू अलग है तो रिजल्ट भी अलग ही होगा। डू वी गेट इट एवरीवन? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था सब कुछ, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसे लोड करते हैं डेटा को, तो पावर बीआई में मुझे मेरा वो डेटा as in added with the new column पूरी तरह से नजर आएगा, right? Let's verify and after that आपके क्वेश्चन का आंसर and then after new things for the day. Apply changes, apply changes का मीनिंग क्या होता है guys? करेक्ट, अगर नहीं किया तो क्या होगा, डिस्कार्ड का मतलब है जो किया वो सब कैंसिल, सो वो नहीं करना। नाउ लेट्स वेरीफाई कि क्या हमारे पास ऑल डेटा में वो तीनों कॉलम जो भी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यूनिट सोल्ड आ गया या नहीं आ गया। डू वी गेट इट एवरीवन? नो डाउट्स हियर? नाउ गाइस, हमें लग रहा है कि हमारा डेटा क्लीन हो गया, ऑलमोस्ट क्लीन हो भी गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ, लेकिन पहले आपके क्वेश्चन का आंसर, आफ्टर दैट विल गो विद समथिंग न्यू। क्या था बोलो, मुझे क्वेश्चन याद नहीं, कौन बताएगा? अगर हमने कोई फाइल कंट्रोल राइट लोड कर दी, वो जाएगी सीधी पावर बीआई के अंदर। और उससे पता है दिक्कत क्या हुई, जो हमारी फाइल जो हमने उठाई, हमें ये नहीं पता उसके अंदर कितनी एरर है, कितनी एलिमिनेशन है, कॉलम है, हेडर है, नहीं है, या उसके अंदर कुछ कॉलम एकदम रन है, वो क्या हुआ, एरर के साथ जाएगी। जिसके कारण पावर बीआई इतना एडवांस है कि ऑटोमेटिक डेट को भी डिफाइन कर लेगा, रिलेशनशिप बना देगा, मॉडलिंग बना देगा, सब कुछ बनाएगा, लेकिन वो रॉन्ग इम्प्रेशन बना देगा। इसीलिए हम सबसे पहले एक मिनट, ये कब कहा कि रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा? बन सकता है, गा में और सकता में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है गाइस। करेक्ट, सो लोड डेटा करने पर डेटा सीधा पावर बीआई में लोड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म डेटा करने पर आपको ऑप्शन मिलता है टू क्लैरिफाई और क्लीन इट। सर भाई जॉइन समझा नहीं, जॉइन क्या क्या। हाँ बताओ भाई, ज्वाइनिंग कौन बताएगा? अक्षय 2 मिनट दो बस, अब आपकी बारी नहीं, किसी और को ज्वाइन। आप यहां से किसी को उठाओ, उनको छोड़ देना बस। अरे उठा लो किसी को भी यार, कल एक्सप्लेन किया था। पहले ज्वाइनिंग तो बता दो क्या होती है, सीधा लेफ्ट ज्वाइनिंग पर आके। हाँ मैचिंग कॉलम,
मैचिंग कॉलम क्या बोला है? गलत करोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो बिल्कुल चुप रहूंगा मैं। मैचिंग कॉलम के बेस पर, मैचिंग कॉलम को कंबाइन नहीं। देखो गाइस, मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है तो इंटरव्यूअर ने आपको बाहर कर देना। आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन जो आप कह रहे हो वो एक्चुअली में रॉन्ग है ना? तो अगर आप अपनी डेफिनेशंस पे काम नहीं करते हैं तो आपकी नॉलेज जितनी अच्छी हो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन यहां पर एक वर्ड की वजह से गड़बड़ हो गया कि आपने बोल दिया मैचिंग कॉलम को कर दिया जाएगा, जबकि मैचिंग कॉलम के बेस पर किया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करो। फिर से कॉलम कॉमन होंगे, कोई बात नहीं, कॉलम के बेसिस पे, कॉमन कॉलम बेसिस। कोई नहीं। देखो, कल भी हमने किया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। ये डेटा तो मेरा, अगर आप लोगों ने एक्सेल मुझसे सीखा है तो डेटा सबको पता है मेरा, है ना? ये वही नेम है, राजेश कुमार मोहम्मद नावेद, वही नेम है, कोई दूसरा डेटा मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक है, सो यहां पर क्या है गाइस कि कुछ इंफॉर्मेशन टेबल 1 में है और कुछ इंफॉर्मेशन टेबल 2 में है। करेक्ट? ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। एंड ओरिजिनली कॉर्पोरेट्स में ऐसे ही काम होता है। आप एक बात समझो, सिंपल सा एग्जांपल लो, से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लेट्स से कि यू आर वर्किंग इन द मार्केट और यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियसली जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर आप एचआर में हो तो आपके पास उसका डेटा नहीं होगा कि उसने क्या सेल किया क्या नहीं किया। करेक्ट? और सेल्स डिपार्टमेंट में भी 10 एम्प्लॉई हैं, तो क्या लगता है पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास होगी, दूसरे की इंफॉर्मेशन पहले के पास होगी? नहीं होगी। तो नॉर्मली फाइल्स आर इन मल्टीपल मोड्स। करेक्ट? कोई अपना डेटा एक्सेल में रख रहा है, कोई अपना डेटा पीडीएफ बना के शेयर कर रहा है, किसी ने सीएसवी में टाइप करके भेज दिया, किसी ने ऑनलाइन पोर्टल पे अगर टाइम मिल गया तो मैंने तो पोर्टल पे लोड कर दिया। करेक्ट? तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, वो जो डेटा आ रहा है उसे हमें रिपोर्टिंग के लिए कंबाइन करना पड़ेगा। करेक्ट है नॉट? भाई माना कि एम्प्लॉय 1 का, एम्प्लॉय 2 का, एम्प्लॉय 3 का डेटा आ गया, अब ऐसा तो नहीं करने के ना एम्प्लॉय 1 की रिपोर्ट सर अलग दूंगा मैं, एम्प्लॉय 2 की अलग दूंगा, एम्प्लॉय 3 के 10,000 कंपनी में वो है एम्प्लॉयज हैं, सबकी रिपोर्ट अलग दूंगा। कंपनी ने कहना है बाहर बैठ जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरे चक्कर में मैं 10,000 रिपोर्ट थोड़ी ना देखूंगा। आई जस्ट वांट ओनली 1 रिपोर्ट जो उन 10,000 एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करे। करेक्ट? हाँ जी, 1 मिनट दे दो बस, है ना? सो तुम्हारे से करा लेंगे, 1 मिनट, ठीक है? सो यहां पर उसे कंबाइन करने के लिए 2 मेथड होते हैं, जिनमें से अभी हमने डिस्कस किया था। एक था अपेंड। अपेंड में क्या हो गया कि अगर मेरा कॉलम सेम है तो मुझे डेटा नीचे डालना है, लेकिन ऐसा भी कई बार होगा कि अब एचआर के पास वो डिटेल्स हैं जो आपके पास नहीं हो सकती। मतलब आपको आपकी सैलरी तो पता है, आपको वर्किंग स्पेस पता है, आपकी ज्वाइनिंग डेट पता है, आपकी क्वालिफिकेशन पता है, राइट? लेकिन दूसरे एम्प्लॉय की थोड़ी ना पता है। ये सारे जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें सबकी सैलरी पता होगी कि इसकी सैलरी कितनी है? एक आधे की शायद पता हो, उसने बता दिया दोस्ती में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि सबकी पता होगी, है ना? डेजिग्नेशन सबके पता होते हैं, लेकिन उनका वर्किंग शायद उनके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो। इट्स अ कॉमन प्रोसेस। करेक्ट? तो ऐसे में आपको रिकॉर्ड मर्ज नहीं करने। अब एचआर कहता है कि मुझे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस निकालनी है कि क्या वो अपने पैकेज के हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। एचआर एनालिटिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें कॉमन है। वहां पे डिमांड ये होती है कि भाई इसको पैकेज जितना दिया जा रहा है उतना काम भी करके दे रहा है, नहीं करके दे रहा है। पता लगा पैकेज तो बढ़िया उठा रहा है, खाली बैठा है सारा दिन, ये कुछ भी नहीं कर रहा, तो निकालो इसको यार, इसको फिर तो क्या करो, डिमोट करो, कुछ तो एक्शन लेगी कंपनी। सो वहां क्या होगा, वहां आपको रिकॉर्ड नहीं मर्ज करने, वहां पर आपको कॉलम मर्ज करने। और जब ये कॉलम मर्ज करते हैं तो ये तो 2 टेबल है ना, एक एम्प्लॉय डिटेल की और एक उसकी परफॉर्मेंस की। तो जब 2 टेबल का मर्ज करते हैं डेटा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, या हो सकता है कि दोनों में ही कुछ रिकॉर्ड ना हो, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि टेबल ए में रिकॉर्ड है, टेबल बी में नहीं है, टेबल बी में है, टेबल ए में नहीं है। भाई एक एम्प्लॉय ने नया ज्वाइन किया आज,
जब ज्वाइन ही आज किया है तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में तो उसका है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे कहां से आएगा उसकी एंट्री, बताओ? नहीं आएगी। जब ज्वाइनिंग ही आज है, परफॉर्मेंस के लिए आप एक टाइम पीरियड तो दोगे, महीना 2 महीना 7 दिन कुछ तो दोगे ना, तब निकलेगा। तो जब आपको 2 टेबल के डेटा को मर्ज करना होता है तो हमें यूज करनी पड़ती है ज्वाइनिंग। क्लियर हो गया? अब आगे की ज्वाइनिंग प्रिंस समझाएंगे, तो प्रिंस शुरू हो जाओ। प्राइमरी की में क्या होगा, जो भी डेटा मैचिंग होगा ओनली वही डेटा शो होगा। एक मिनट, यहाँ पे बस आप मुझे एक चीज क्लियर करो, फाइंड करेगा कि क्या मीनिंग था? फाइंड करेगा का मीनिंग ये है, प्राइमरी की में है, जैसे प्राइमरी की में है जो दोनों। आप ये पावर बीआई के हिसाब से बता रहे हो या फिर ज्वाइनिंग के हिसाब से बता रहे हो? पावर बीआई के हिसाब से तो वही जो डेफिनेशन दी पावर बीआई के हिसाब से सही है, लेकिन अगर तुम ज्वाइनिंग समझा रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन कॉलम खुद बताने पड़ते हैं। करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ आपको बताना पड़ता है कि दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है। एसक्यूएल क्वेरी अगर लिखोगे तो वहां भी आपको बताना पड़ता है कि कौन सा है। बिल्कुल। सो इट्स नॉट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड। बाकी सब करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड का इस्तेमाल गलत है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। फिर आया लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे जो डाटा होगा वो रहे, उसमें अगर जो इनर जॉइन एक्सप्लेन हो गया, क्लियर हो गया आपको? इनर जॉइन मतलब प्राइमरी की हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें, हाँ, और जो प्राइमरी की से ऐसे डाटा नहीं आएगा, उससे एसोसिएटेड डेटा होता है वही दोनों कॉलम में बैच हो। ये इनर जॉइन है। और मैचिंग एलिमेंट्स होंगे फन है ये जॉइन। जो इनर जॉइन होता है ना, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा हो, जो कॉमन उसकी को मर्ज करके देगा और उनको नहीं देगा, वो होता है इनर जॉइन। जैसे इसमें है 1 यही से बाकी बस ये सिर्फ इनर के तो 2 टेबल है। अगर हमारा इस टेबल का इस टेबल का दोनों में अगर डेटा मतलब कॉमन और मैच हो रहा है तो दोनों को उठा के दे देगा। अगर जो मैच नहीं कर रहा उसको नहीं उठाएगा, वो होता है इनर जॉइन। जैसे 804 अगर 805 होता, हाँ वो नहीं उठाता, तो नहीं उठाता। आप इसको ले लो एग्जांपल। देखो, डेफिनेशन पे काम इसलिए जरूरी था फ्रेंड्स, सही जाते जाते थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सही जा रहे हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे अभी भी काम करने की जरूरत पड़ रही है। देखो, जब आप जॉइन को डिफाइन कर रहे हो ना गाइस, तो पहले आपको ये समझना है कि अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ मुझे कि इसकी कृष्णा देव की सैलरी कितनी है? क्यों नहीं बता पा रहे भाई? आप समझ में आ गया कि कॉमन कॉलम क्यों होना चाहिए? बेसिकली आप भी नाम भूल गया मैं आपको, उदिशा, राइट? उदिशा, देखो आप जो कर रहे हो ना, आप छोटी सी गड़बड़ क्या कर रहे हो, उन्होंने प्राइमरी कीवर्ड कहीं यूज ही नहीं किया, उन्होंने की कॉलम यूज किया था जो बिल्कुल वैलिड है। बोला था? अच्छा, अगर प्राइमरी की बोला है तो तुम गलत हो गए फिर। यहां पर देखो, जनरली प्राइमरी की कॉलम का नहीं, की कॉलम। की कॉलम का मतलब हो गया दोनों में कॉमन कॉलम। अब वो प्राइमरी है, फॉरेन है, वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में की कॉलम होना जरूरी है, यानी कि कॉमन कॉलम होना जरूरी है, जो कि एक्चुअली में हमारे पास आईडी एकमात्र कॉलम है इस समय, राइट? नाउ आईडी में बेस पे जब आप इन दोनों को कंबाइन करने चलोगे तो आपको अलग अलग टाइप की ज्वाइनिंग मिलती है। जैसे कि एक ज्वाइनिंग इनर होती है, जो डिफॉल्ट ज्वाइनिंग है। जब भी कोई ज्वाइनिंग लगेगी तो डिफॉल्ट ज्वाइनिंग कौन सी कहलाएगी? हमेशा इनर कहलाएगी। बाय डिफॉल्ट हमेशा इनर ज्वाइनिंग लगती है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो, इसमें A001 है तो वो क्या करेगा, सेकंड टेबल में ढूंढेगा A001 है या नहीं, उसे मिल गया तो उसने क्या किया, A001 के बेस पर का डेटा उठा लिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दोनों कॉलम कभी नहीं उठते, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम उठा लिखा है। ठीक है, क्वेरी में लिख दोगे कि चाहिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर A001 का उसने क्या उठाया, ये रिकॉर्ड उठाए, चारों रिकॉर्ड ये उठे हैं A001 के, और ये भी उठा दिया क्योंकि दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन A002 में क्या यहां पर A002 है, तो इसलिए A002 को इग्नोर कर दिया गया। A003 इस टेबल में है क्या? इसमें है, बिल्कुल है, इसलिए A003 उठा लिया गया।
इस टेबल में A004 है क्या? इस टेबल में A004 है, बिल्कुल है, ये भी उठा लिया गया। A005 इस टेबल में है क्या? इस टेबल में है, नहीं है। A006 इस टेबल में है क्या? इसमें है। तो बेसिकली तो इनर टेबल ये कहती है कि दोनों में होना जरूरी होता है, इनर में है ही नहीं। और अगर मैं इनकी भी बात करूं 8 और 9 और 10 की, तो ये भी नहीं है, तो फिर तो उठने का मतलब ही नहीं बनता। करेक्ट, ये रिकॉर्ड रिट्रीव भी नहीं होंगे। दिस कॉल्ड इनर जॉइन, जो डिफॉल्ट होती है। लेकिन पावर बीआई में डिफॉल्ट जॉइनिंग हमेशा लेफ्ट होती है बाय डिफॉल्ट। करेक्ट। अब लेफ्ट क्या कहती है? लेफ्ट कहती है, देखो अगर मैं इस टेबल को यहां से कट करके यहां रख दूं, तो अब ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। नॉर्मली SQL सर्वर वगैरह में ये बोला जाता है जो टेबल पहले यूज की जाएगी वो लेफ्ट टेबल है। यहां पे मैं दिखा पा रहा हूं ना कि ये मैंने लेफ्ट रखी, राइट रखी, लेकिन SQL सर्वर में थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन सी पहले रखी है, कौन सी बाद में रखी है। हाँ, तो वहां दिख रहा है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है। जो टेबल पहले यूज होती है वो लेफ्ट हो जाती है, जो बाद में लिखी जाती है वो राइट टेबल हो जाती है। अब मैं चाहे इसको पहले लिख दूं, अगर ये पहले लिख दी तो लेफ्ट हो जाएगी, ये पहले लिख दी तो ये लेफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए आप मान पा रहे हो कि लेफ्ट या राइट है। करेक्ट। अब लेफ्ट टेबल का रूल ये, उसका लेफ्ट जॉइनिंग का रूल ये है कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड आएंगे। चेक करो, लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड आ गए। करेक्ट। लेकिन राइट टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड फेच होंगे जो मैच कर रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसीलिए A001 है, लेकिन यहाँ पर नल आ गए क्योंकि A002 उसमें नहीं है ना। फिर यहाँ पे A003 A04 आ गया क्योंकि ये दोनों इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन फिर ये दोनों इस वाले टेबल में नहीं है, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, फिर मैच वाला आएगा। इसी को लेफ्ट जॉइनिंग कहते इससे लेफ्ट जॉइनिंग, क्योंकि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड हैं। जो पहला और टेबल होगा उसके सारे रिकॉर्ड Correct. होंगे, और सेकंड टेबल का बिल्कुल। और फिर राइट में क्या हो गया? राइट के सारे और लेफ्ट के सिर्फ मैचिंग। और फुल का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट के भी सारे और राइट के भी सारे। फुल जॉइनिंग में मैक्सिमम नल वैल्यूज होती है गाइस, याद रखना। इसलिए रिकमेंडेशन नहीं की जाती फुल जॉइनिंग की, होती है रियल केस में बहुत जगहों पे फुल जॉइनिंग यूज होती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी समझ। राइट जॉइनिंग होती है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इसमें समझ में आ रहा है एक राइट एक लेफ्ट है, लेकिन अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें कैसे? इसका ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं। ठीक, समझो यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सी टेबल पहले है, चाहे वो ऊपर रखी नीचे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी टेबल पहले यूज की गई वो लेफ्ट है, कौन सी टेबल उसके बाद यूज की गई वो राइट है। उसका कैसे स्ट्रक्चर है, कहां रखा है, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है। तो यहां पर पावर बीआई में हमने देखा कि पावर बीआई सेल्फ ही जॉइनिंग को यूज करते हुए लेफ्ट जॉइनिंग को यूज कर रहा था। करेक्ट। कल हम लोगों ने सारा देख लिया था, यहां तो कोई डाउट नहीं है अभी किसी को। कल हम लोगों ने एक बात कही थी कि एक फाइल में और करके दिखाऊंगा जहां पावर बीआई के जो पावर क्वेरी एडिटर के जो बाकी के बचे हुए टूल है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक दो टूल अभी भी बचे जो आपको नहीं डिस्कस किए गए। ठीक है। सो पहले हम लेते हैं आपके डेटा को, एक नई फाइल मैंने कल आपको दिखा भी दी थी, वो रिपोर्टिंग वाली फाइल है ना, दोबारा से शो कर सर। एक बोलो बोलो बोलो। सर जब आपने मर्ज किया था तो वहां पे एक ऑप्शन आया था प्रोडक्ट टेबल्स का नाम शो करना है कि नहीं करना। लेट्स सपोज अभी हमने शो नहीं किया, लेकिन लेटर स्टेज में एनालिसिस करते टाइम हमें ऐसा लगा कि वो टेबल का नाम भी चाहिए। सो क्या ये एक ही वे है कि वापस ट्रांसफॉर्म में जाके उस स्टेप में जाके देखो दो चीजें होती हैं। नहीं, वहां पे दो चीजें, वो पावर बीआई के अंदर भी फीचर है जहां से आप टेबल को हाइड कर सकते हो। ठीक है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो कॉन्सेप्ट पावर बीआई का है। पावर क्वेरी में सिर्फ दो चीजें होती है, वेदर द टेबल इज गोइंग टू बी लोड टू द पावर बीआई और नॉट, क्वेरी एडिटर में, राइट। आप इसको लोड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है। उसका नाम दिखाना ना दिखाना वो पावर बीआई का भी कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? तो कल हम लोगों ने ये टेबल की बात की थी, आज हम इसमें से डेटा उठाएंगे और गाइस इसको समझेंगे, क्योंकि इसमें आपके डेटा में बहुत सारी एरर आने वाली है। पहले तो देखो क्या यहाँ पे चार्ट भी है, तो क्या पावर बीआई क्वेरी एडिटर इस चार्ट को भी उठाएगा? नहीं, कभी नहीं उठाएगा। वो सिर्फ डेटा उठाएगा जो है, ये भी नहीं उठाने वाले। कोई विजुअल क्या नहीं किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्या इंपोर्ट किया जाएगा? डेटा होंगे। तो अगर मैं इस डेटा को इंपोर्ट करता हूं, ये तो बहुत मैशी डेटा है, तो हाउ वुड आई गेट इट क्लीन?
राइट और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं फाइल ले रहा हूं, राइट। सो आई थिंक मैंने ये फाइल आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है 2020 ग्रुप में, चेक कर लेना, कर दी थी। हाँ की है, मुझे याद है भाई, नहीं किया है सर। 2021 है, नहीं है तो यार दोबारा कर दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। नहीं है तो दोबारा कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वापस इस बात को छोड़ो। अब देखो इस डेटा को जब हम उठाते हैं तो ये पूछ रहा है कौन सी फाइल का उठाना है, तो आपको पता है ये सारा प्रोसीजर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2020 की इस रिपोर्ट के अंदर। अब देखो यहां पर क्या होगा गाइस, डिड यू नोटिस समथिंग, राइट। इस डेटा को इंपोर्ट करके पावर बीआई के लिए कन्वर्ट करना इज नॉट दैट मच इजी, इसलिए मैंने लिया। अभी तक जितनी फाइलें थी उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, वो इजी था डेटा, करेक्ट। ठीक है, डेटा डेटा हो गई, ठीक है। चलो गाइस 2020 किया, ओके किया, और मेरे पास क्या आ गया यहां पर, वो डेटा यहां पर आ जाएगा। लेकिन अब ये डेटा मैं यूज कैसे करूं, ये तो बहुत ही मैसी डेटा है और एज पर द रूल नल नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो आपको यहां पर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली में पूरा रिवीजन हो जाएगा एक बार पावर क्वेरी एडिटर का, राइट। नंबर 1, मैं अगर नोटिस करूं तो मेरे डेटा में जो डेटा भी हमने देखा था, कैटेगरी 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 इज एक्चुअली द हेडर। ये तो सिर्फ क्या था, रिपोर्ट का टाइटल था ना, और ये उसका फिगर्स इन थाउजेंड्स वगैरह लिखा हुआ था। तो क्या करते हैं, शुरू की 2 रोज को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव टॉप रो जो मुझे नहीं चाहिए, रो 2 डिलीट, डू यू गेट इट गाइस। अब ये जो टॉप रो आ गई है, इनको ही हमें क्या बनाना है, हेडर। सो आई क्लिक ऑन, अब ये हमारे लिए क्या बन गई, हेडर। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है क्या, कैटेगरी 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 बार बार आ रहा है। डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज हटाते हैं। चलो क्यों, क्योंकि मात्र और मात्र वो डुप्लीकेट नहीं है गाइस, प्रोडक्ट के नेम बाइक्स बाइक्स नीचे भी आ रही है, समझ में आ गया। तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वी कैन नॉट डू दैट वन, राइट। फिलहाल एक्स्ट्रा कॉलम देखते हैं, ये कॉलम मुझे सही लग रहे हैं सारे के सारे, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर। यप, आई थिंक आई गॉट समथिंग। इसमें वो छोटा सा चार्ट था, वो भी बेकार है हमारे लिए, ठीक है, रिमूव। अच्छा, टोटल तो पावर बीआई खुद ही कर देता है, तो हमें टोटल कॉलम की जरूरत ही नहीं है। पावर बीआई में फीचर है कि वो टोटल और ग्रांड टोटल सब टोटल अपने आप कर सकता है। सो हमें किसी भी कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत नहीं है, करेक्ट। रख सकते हैं अगर आपको लग रहा है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पावर बीआई खुद ये काम कर सकता है। तो ऑलमोस्ट मेरे रो एंड कॉलम का काम लग रहा है कि खत्म हो गया, नहीं हुआ गाइस। अब है पहला कॉन्सेप्ट, नल दिख रहा है, तो इसके लिए तो सबको पता है क्या कर सकते हैं, ये वाली भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम बची है कौन सी, कैटेगरी एक्सेट्रा की, एक कैटेगरी की और एक टोटल की। ये टोटल भी तो आ रहे हैं सेल्स में नल है, सेल्स पे हाँ, तो टोटल वाली रो क्यों नहीं डिलीट हुई बताओ, बीच में, क्योंकि सिर्फ नल एक सेल में है, पूरी रो नल नहीं है। यहाँ पे डेटा है तो नल से ये डिलीट ही नहीं होगी। तो अब इनको डिलीट करने का क्या तरीका है, क्योंकि यहां तो ऐसा भी नहीं होता एक्सेल की तरह, यहां राइट क्लिक करो डिलीट रो कर दो। क्या लगता है क्या तरीका है, तो याद रखना पावर क्वेरी एडिटर में फिल्टर्स भी रिमूव रोज कमांड है। आपने यहां पर जो भी फिल्टर करे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने टोटल्स को और कैटेगरीज को क्या कर दिया, अनचेक कर दिया, तो ये भी मेरे डेटा से क्या हो गए गाइस, रिमूव हो गए, लोड वाला उसमें भी है नहीं आए। तो यहां पर
फिल्टर भी रिमूव रो कमांड है। क्लियर हो गया? डन? समझो, अगर आप यहां पर फिल्टर लगा रहे हो तो इसने डेटा की लोडिंग से टोटल और कैटेगरी नाम की जितनी रोज वाले रिकॉर्ड थे वो सब रिमूव कर दिए। मैं अगर डेटा लोड करूंगा अपने पावर बीआई में, तो मुझे क्या नहीं मिला? कैटेगरी नेम की रो आ रही है? नहीं आ रही ना? और ना ही मेरे पर टोटल नाम की कोई रो आ रही है। हो गई ना डिलीट? तो बेसिकली यहां फिल्टर भी क्या है? रिमूव रो कमांड का फीचर है। क्लियर हो गया? राइट नाउ, तो अभी भी कुछ चीजें रहती हैं क्योंकि रूल कहता है नल नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहां पर जाकर नल को भी फिल्टर कर दूं गाइस तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली नहीं होगी। अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो क्यों नहीं होगी? फिर तो ये पूरी की पूरी रो ही चली जाएगी, इस एक्चुअल वैल्यूज चली जाएगी। तो ये तो फंस गया मामला कि भाई हम इसे हटा भी नहीं सकते और एज पर द रूल नल होने नहीं चाहिए। करेक्ट। तो यहां पर कमांड होती है जिसका नाम है फिल। आप पहले समझो फिल कमांड क्या कहती है। फिल कमांड कहती है कि मैं ढूंढना शुरू करूंगा डेटा में। अब दो तरीके हैं कि यहां पर उसे पहला रिकॉर्ड मिल गया लेकिन उसके नीचे से क्या मिल रहा है? सारे नल मिल रहे हैं। फिर एक और रिकॉर्ड मिल गया, उसके नीचे से फिर से क्या मिल रहा है? तो फिल कमांड कहती है कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो डाउन साइड या अप साइड। मतलब डाउन साइड का मतलब है कि जितने भी नल वैल्यूज हैं जो पहली रिटर्न वैल्यू मिली उससे मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा, लेकिन यहां पर उसे क्या मिल गया? नया रिकॉर्ड मिल गया। तो फिर नीचे सब में क्या आ जाएगा यहां पर? तो यही तो हमें चाहिए, ये एक्चुअली यही तो कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अंडर द ट्रांसफॉर्म आई गेट अ कमांड कॉल फिल। और अगर हमने अप किया तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे से चलेगा वो जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा? कंपोनेंट्स लिखा जाएगा और यहां सब में क्या लिखा जाएगा? क्लोथिंग, है ना? तो फिलहाल में क्या चाहिए? टॉप टू बॉटम ऑर्डर एंड आई गेट इट नाउ। अब अगर मैं इस डेटा को क्या करता हूं? लोड करता हूं गाइस, करेक्ट? क्लियर हुआ? लेकिन ये अब भी प्रॉपर क्लीन नहीं है। क्यों नहीं है? द लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद पावर बीआई क्वेरी एडिटर खत्म, नया टॉपिक शुरू। देखो गाइस, एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सेल में मैंने आप लोगों को सिखाया भी है, अगर एक्सेल हो गया है तो, पिवोट टेबल। एक दो लोगों को छोड़कर सबने एक्सेल मुझसे किया है। पिवोट का मतलब आप क्या समझते हो, पहले मुझे ये बताओ। क्रिएट कर देता है आउट ऑफ द बल्क ऑफ डेटा को क्रिएट करके एक सिंगुलर टेबल में टू which gives the user to select and what are the required components of that table. आपने पूरा पिवोट टेबल ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। मुझे ये बताओ कि पिवोट क्या होती है, पिवोट रिपोर्ट क्या होती है। तो पिवोट रिपोर्ट is actually the summarized information of data, correct or not? पूरे डेटा का एक समराइज प्रेजेंटेशन होता है जिसे हम पिवोट टेबल कहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं गाइस, पिवोट टेबल में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या? एक हेडर होता है और उस हेडर की एक्यूमुलेटेड वैल्यूज होती है, करेक्ट और नॉट? काइंड ऑफ टोटल। भाई अगर एक तरीके से देखा जाए, जो कि हमारे पास ये मिलियंस में है डेटा, मिलियंस को भी हम करेक्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं, तो देखा जाए तो ये 2074 लाख का हो गया, राइट? ये डेटा किसका है? बाइक कैटेगरी के माउंटेन बाइक्स का।
इतना ट्रांजैक्शन इसका हुआ, राइट? तो ये तो एक्यूमुलेटेड वन है ना गाइस, टोटल है। तो अब पावर बीआई क्या कहता है कि अगर आप इस डेटा को, लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट। सबसे पहले मैं इस डेटा को क्या करता हूं गाइस, नंबर डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। इसकी डेटा टाइप क्या रहने वाली है, टेक्स्ट, और यहां से लेकर सभी कॉलम की क्या रहने वाली है गाइस, नंबर्स, फिक्स डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये सब क्या है, वैल्यूज है, करेंसी है, ठीक है। मिलियंस में था ना, रिपोर्ट्स इन मिलियंस लिखा आ रहा था हमारे पास, राइट? तो ये हमारी वैल्यूज है। नाउ लेट्स लोड दिस डेटा एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। गाइस, आपको पावर बीआई में भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ऑलरेडी डेटा हमारा कंसोलिडेटेड हो पहले से ही, जैसे कि रिपोर्ट पहले से ही बनी हो? हाँ है ना। अभी रुपीस को उसको छोड़ दो, अभी फिलहाल ध्यान दो इसके स्ट्रक्चर पर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इसके स्ट्रक्चर को लेकर है, ना कि करेंसी एंड ऑल को लेकर के, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि पिवोट टेबल का एक कॉलम ये रहा, पिवोट टेबल का दूसरा कॉलम ये रहा, उसके कॉलम हेडर्स ये रहे, जनवरी का टोटल सेल्स ये था, फरवरी का टोटल ये था, मार्च का ये था। ये कुछ ऐसा नहीं होगा जैसे पिवोट टेबल में होता है। अब अगर मैं इसका विजुअल बनाने चलूं तो पावर बीआई क्या करेगा? पावर बीआई कहेगा कि अगर आप इसका विजुअल बनाते हो तो जनवरी एक अलग कॉलम है, फरवरी एक अलग कॉलम है, मार्च एक अलग कॉलम है, ये सारे सारे अलग कॉलम है मेरे लिए, करेक्ट, राइट? सो बेसिकली अगर मैं ये कहता हूं कि कैटेगरी, उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो इसने निकाला। और अगर मैं कहता हूं कि जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल, गाइस ये तो वही नहीं है जो वहां पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये तो कोई रिपोर्टिंग हुई नहीं, ये तो किसी भी तरह से कोई रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि पावर बीआई कहता है कि आपका डेटा पिवोट टेबल स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, अनपिवटेड होना चाहिए। नो व्हाट आई मीन बाय अनपिवटेड? अनपिवटेड मतलब कि मेरा डेटा कॉलम में होना चाहिए, रो में नहीं, राइट? एक कॉलम हो, लाइक मंथ नाम का एक कॉलम हो, और मंथ नाम के कॉलम में उसकी मंथ के नेम हो, और दूसरा कॉलम हो करेंसी, और करेंसी में उसकी क्या हो, वैल्यू हो, राइट? तो क्या करेगा पावर बीआई, क्या करेगा फिर उसको कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने क्या किया, पावर क्वेरी एडिटर में दो तरह से पिवोटिंग को अनपिवोटिंग किया जा सकता है। ये पिवोट डेटा है, पिवोट क्यों है, एक हेडर है, उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज है, राइट? सो हमने क्या किया, टेबल को सेलेक्ट किया, इसके अंदर दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, और क्या मिला, अनपिवट किसका, जो सेलेक्टेड कॉलम है। तो सेलेक्टेड कॉलम का अनपिवट नहीं करना हमें, हमें किसका करना है, जो सेलेक्ट नहीं है। गाइस नोटिस क्या क्या हुआ, अब माउंटेन बाइक जो कि बाइक कैटेगरी में है, उसका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का एक रिकॉर्ड आ गया, राइट? फरवरी का। अब इससे फायदा क्या होगा, चेक करो, क्या हुआ गाइस, कुछ नजर आया यहां पर चेंज? इसका विजुअल बना के देखें, चलो, ये तो 4 ही कॉलम रह गए। अब जैसे ही आपने यहां पर कैटेगरी, उसके सामने उसका प्रोडक्ट, और फिर उसकी वैल्यू डाली गाइस, व्हाट हैपेंड? एक काम करते हैं, वैल्यूज को यहां से हटाते हैं और इस विजुअल को किसी और तरीके से बनाते हैं। ये हो गया मेरे वैल्यूज, ये आ गया उसका मंथ का नेम, कैटेगरी नेम, एट्रीब्यूट, राइट? और ये आ गई हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी, और ये आ गए हमारे प्रोडक्ट के नेम्स। गाइस कुछ नया दिखाई देगा आपको, क्या, एक्सेसरीज। अब क्या नजर आ रहा है, अब क्या नजर आ रहा है? तो वहां 4 विजुअल बने थे एक्सेल में, यहां एक विजुअल में चारों रिप्रेजेंटेशन है।
इसमें भी आप लगा सकते हो कि मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, क्या चाहिए, दैट समथिंग यू हैव एज अ पावर ऑफ द एप्लीकेशन। सो मेजरली एक रिकमेंडेशन होती है कि अगर आपका डेटा पिवोटेड स्ट्रक्चर में है तो वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए अगर पिवट डेटा होगा तो क्या पिवट को अनपिवट करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन अगर होगा फॉर्म में तो बेसिकली ये जो ग्राफिकल फॉर्म से सब आएंगे, आ तो जाएंगी, लेकिन प्रेजेंटेशन तो देखो, अगर ये मैं अंडू कर लेता हूं, चाहिए। आप सबको समझ में आ जाएगा। रेडी? हाँ जी, यहां पर डेटा कैसा लग रहा है? सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं कि भी कोई आपको डिफिकल्टी दे। सिंपल, मैंने 4 रीजन 5 रीजन बनाए हैं और 5 रीजन में उनकी कितने कितने यूनिट्स बिके हैं वो बनाए हैं, करेक्ट। अब मुझे जरा बताना ईस्ट रीजन के टोटल कितने यूनिट्स हैं? तो ये डेटा क्यों लगाना पड़ रहा है फिल्टर? डेटा फिल्टर क्यों करना पड़ रहा है? ये अनपिवोटेड है। कैसा है? अनपिवोटेड में क्या होता है, इसकी वैल्यू जितनी भी हैं उन सब का सम या मीन या मैक्स कोई ना कोई कैलकुलेशन लग के मिलता, करेक्ट और नॉट? तो अगर हम इसका पिवोट टेबल बनाते हैं तो अब क्या करोगे, किसी एक फील्ड को यहां डाल दोगे और उसकी क्या डाल देंगे, तो ये कैसा डेटा हुआ? तो अब इससे अगर मैं पूछूं तो आंसर आसान हो गया, क्योंकि तो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है ना। अब पावर क्या कहता है कि ऑलरेडी कंसोलिडेटेड डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चला? एक हेडर है, उसकी एक कंसोलिडेटेड वैल्यू है। अगर ये अनपिवोटेड वन होता तो आपको कैसे दिखाई देता? ऐसे दिखता है ना भाई, फिर तो सिंपल सिंपल ऐसे दिखाई देता। मैंने इसको यहां डाल दिया, इसको यहां डाल दिया और इसको सीधा सीधा क्या कर दिया। भाई पावर बीआई में भी ऐसे फीचर्स हैं, आप रिपोर्ट लेआउट एंड ऑल सब बदल सकते हो। ये तो वही नहीं लग रहा जो था, फिर से फिल्टर लगा के निकालना पड़ेगा इसका टोटल कितना, करेक्ट। तो एक्सेल कहता है कि यहां पर पिवोट टेबल का फीचर है जिसमें आपका डेटा का रो ऑर्डर में आप क्या किसी कॉलम ऑर्डर के डेटा की हॉरिजॉन्टल डेटा की पिवोट टेबल बना सकते हो? नहीं बन सकती। पिवोट टेबल सिर्फ किस डेटा की बन सकती है? जो वर्टिकल फॉर्म में होगा, उसकी रो को ऐड किया जा सकता है, उनके रिकॉर्ड को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरेज वगैरह निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉलम में आपने डेटा स्टोर किया तो हो ही नहीं सकता, उसकी पिवोट टेबल बन ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा, इसलिए मैंने पहले कह दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, इस डेटा को यहां पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब डेटा किस ऑर्डर में है, इसकी पिवट टेबल बनाने की कोशिश करेगा इस, ये क्या हुआ? क्लियर हो गया? तो हॉरिजॉन्टल की क्या नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। कोई तरीका ही नहीं है एक्सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल डेटा की पिवट टेबल बनाने का। आपका डेटा किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? अब यहां एक्सेल में प्रॉब्लम है कि आप इस फॉर्म में भी डेटा को नहीं ला सकते, किसके अलावा? ट्रांसपोज के अलावा। लेकिन अगर आपका डेटा ऑलरेडी पिवोटेड स्ट्रक्चर में है तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
एक्सेल में। पावर क्वेरी एडिटर में पॉसिबल है क्योंकि वहां पे फीचर है आपके पास अनपिवोटेड डेटा, है ना। अनपिवोटेड का मतलब क्या हो गया? अब अगर मैं एक और डेटा बना दूंगा इस यहां पर, लेट्स कॉल इट Q1, Q2, Q3, Q4, और यहां पर ऐसे मैंने कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3 कर दिया, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3 एंड ऑल, राइट। अब मैं कहता हूं कि इसको ये कैसा डेटा लग रहा है? ये तो पहले से ही नहीं लग रहा है जैसे रिपोर्ट बनी हुई हो। बोलो, ये तो पहले से लग रहा है कि मेरा डेटा एक रिपोर्ट की फॉर्म में है, ऑलरेडी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है गाइस, समराइज वैल्यू है, करेक्ट। ये तो ऐसा लग रहा है, तो यहां तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पावर बी कहता है कि समराइज वैल्यू को तो कभी आप दोबारा से समराइज कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसा कर दो कंट्री 1, अब इसको मैं कहता हूं कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, कंट्री 1 और कंट्री 1 के 4 क्वार्टर, फिर कंट्री 2, फिर उसके 4 क्वार्टर। गाइस, डू यू थिंक सो इट्स गोइंग टू बी इजी? बोलो, नहीं होने वाला, क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई टूल ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक कंट्री के 4 क्वार्टर रो में आ जाए और उसके सामने उनकी वैल्यूज आए। नहीं होगा, है ही नहीं एक्सेल में ऐसा कुछ भी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन पावर बीआई में ये है। पावर बीआई क्या करेगा? हर कंट्री के लिए 4 रो बनाएगा पहले, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, उसके लिए भी, और उनके डेटा को क्या कर देगा? ट्रांसपोज कर देगा। दैट्स व्हाट वी डिड हियर। हमारे पास ये डेटा रहा भाई, हर अगर मैं इसे अनपिवोटेड करता हूँ गाइस, तो मेरे पास 12 रिकॉर्ड है, यहां पर तो 12 है ना हमारे पास। तो मुझे क्या चाहिए? हर रिकॉर्ड के लिए कितने एंट्री होने चाहिए? 12 एंट्रीज। सिर्फ बाइक्स के, माउंटेन बाइक्स की जनवरी से दिसंबर तक की 12 एंट्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद बाइक्स के, रोड बाइक्स की जनवरी से दिसंबर तक 12 एंट्री होनी चाहिए। फिर बाइक्स की भी, टूरिंग बाइक्स के लिए जनवरी टू दिसंबर 12 एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये तो एक्सेल में है ही नहीं, यहां पर है। यहां पे मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? या तो वो कॉलम सेलेक्ट करूंगा जिनको मुझे क्या करना है, पिवोटिंग अनपिवोटिंग करना है। यहां पे राइट क्लिक करेंगे एंड व्हाट विल से unpivot the selected column now. What happened now guys? बिल्कुल, हाँ जी बोलो, मैं करवा दूंगा, बस छोड़ दे दो, छोड़ दे दो, मैं 12 है, ठीक, हाँ जी ठीक है। प्रोसेस अब क्या रह गया हमारे पास? डेटा लग रहा है एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी बचा है। ये डेटा किसमें था? इन मिलियंस था ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? आई थिंक मैं तो सीधे सीधे यहीं पे ट्रांसफॉर्म लगा के मिलियंस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो, 1000 से मल्टीप्लाई होगा ना ये कितने से होगा? हो गया गाइस? अब मैं इसे यूज करूंगा अपने प्रेजेंटेशन के लिए। सर ये हम रूल है कि मतलब कोई भी पावर बीआई जाने से पहले हमको हमेशा अनपिवोट करना पड़ेगा। अगर पिवोटेड डेटा है तो, अगर पिवोटेड डेटा है तो, अब पिवोटेड का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ, क्या है तो फिर अनसमराइज में लाना है, मतलब समराइज नहीं होना चाहिए। ये पिवोट टेबल का पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, मुझे जैन के बारे में जानना है, फैब के बारे में जानना है, मैं निकाल ही नहीं सकता, सिंपल सा कोई मेथड ही नहीं है। वो एक अलग ही वैल्यू बन के आ रही है, एक अलग कॉलम आ गया तो अलग वैल्यू हो गई, राइट गाइस? अब आप कह सकते हो कि पावर बीआई क्वेरी एडिटर आपका खत्म हो गया। ग्रुप बाय पता था मुझे, वो पूछोगे तो ठीक है। सो अब हमारी लास्ट टूल बचा है ग्रुप बाय। जनरली आपको ग्रुप बाय पता है, ऑलरेडी पता है, बता देता हूं कैसे। अब ये भी एक्सेल में, हाँ जी पता मुझे क्या बोलने वाले हो, लेकिन रुक जाओ।
हाँ सब हाँ जी गाइस, वो तो मेरी एक्सेल रिपोर्ट में लिखा था ना। एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को। जो एक्सेल रिपोर्ट थी देखो, उसमें क्या लिखा था? अच्छा 1000 में था, मैंने मिलियंस में नहीं थाउजेंड्स में था, तो मैंने गलती की है। 1000 से मल्टीप्लाई होना था, उससे नहीं। ठीक है, अरे रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, तो ये तो रिपोर्ट में था हमारे पास। ठीक है रमन, क्लियर हो गया? इसलिए हमने उसको क्या किया, उसमें 1000 में, उसमें मिलियंस में कन्वर्ट किया। गाइस देखो यहां पे समझो, ग्रुपिंग आपको ऑलरेडी पता है, कैसे बताता हूं। अगर आप इसकी पिवोट टेबल करते हो और आप रीजन्स को यहां डाल रहे हो गाइस, तो रीजन ये 5 ही बार क्यों है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि रीजन की ग्रुपिंग हो गई यहां पर? यस। है ना? और फिर जब हमने इसकी वैल्यू के यहां डाला तो ये क्या नजर आ रहा है? दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग इन पावर बीआई क्वेरी एडिटर, राइट? लेट मी शो यू नाउ। सो अगर हम पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं, मैं कहता हूं इसके बेस पर करनी है ग्रुपिंग, है ना? तो हमने क्या किया, इसको पहले काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं, क्योंकि हमने गलती से ज्यादा नंबर से कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इट। हमने ये किया और कौन सा कमांड लिया? ग्रुप बाय ले लिया। चाहे यहां से ग्रुप बाय ले लो, चाहे राइट क्लिक करके ले लो, चाहे होम ग्रुप बाय ले लो। आपको पता है हर कमांड 3 लोकेशन पर रहती है। ग्रुप बाय किया। नाउ इट इज आस्किंग मी कि बताओ कौन से कॉलम के बेस पर करना है ग्रुप बाय। मैंने कहा कैटेगरी के बेस पर। क्या नाम नए कॉलम का रखना है? जो भी नए कॉलम का नया नाम रखना है, राइट? ऑपरेशन कौन सा रहेगा? सम का, मेन का, मैप्स का, जो पिवोट टेबल में हो रहा है, और कौन से कॉलम पर ऑपरेशन करना है, हमने किस पे कर लिया? गाइस यही तो अभी आपने भी सीखा था। दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाय। पहला क्या मांग रहा है ये? पिवोटिंग वाला स्ट्रक्चर, है ना? नहीं, इसका एक रीजन और भी है, वो भी बता देते हैं अभी। देखो पहले यहां पे क्या डिसीजन ले रहे हो आप लोग? ग्रुप बाय करना किस बेस पर? तो इस बार प्रोडक्ट के नेम के बेस पे कर ले, है ना? सारे प्रोडक्ट्स जो है एक नाम के अगर प्रोडक्ट होंगे तो वो सब एक ही जगह नजर आएंगे। ये क्या ले रहा है यहां पर? जो भी नए कॉलम का नाम रखना है आपको, जो कैलकुलेट होकर बनेगा, ये क्या है? ऑपरेशन कौन सा लगाना है? सम, इन, मैक्स, एवरेज, सम। और कौन से कॉलम का सम करना है? तो टोटल सेल्स किया, ओके किया। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस? माउंटेन बाइक्स का टोटल पता चला, करेक्ट? नाउ गाइस इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि हम ये करेंगे क्यों, ग्रुपिंग करते क्यों? देखो दो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका डेटा इसी फॉर्म में यूज आएगा, आपको रो बाय रो यूज करना पड़ सकता है, तो उस डेटा को ग्रुप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये श्योर है कि मुझ पे ज्यादातर जो क्वेरीज आने वाली हैं वो उसके समराइजेशन से रिलेटेड आने वाली है, सो जनरली हम क्या करते हैं, यहां पर दो चीजें आती है। एक आता है डुप्लीकेट, एक आता है रेफरेंस। अब ये डुप्लीकेट क्या है, ध्यान देना, इस टेबल के ऊपर बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है, पहले से ही बहुत सारे स्टेप्स हैं। जब मैंने डुप्लीकेट किया तो क्या होगा गाइस, इस टेबल की डुप्लीकेट बनी और उसमें भी सारे क्या है, स्टेप्स है। मतलब अब इस फाइल का इस फाइल से कोई लिंक नहीं है, ये एकदम से नई क्वेरी बनी है। और अब इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा उसका इंपैक्ट किसी भी तरीके से इस डेटा के बेस पर नहीं होगा, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं। अब हम दूसरा करते हैं। इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं गाइस, रेफरेंस भी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। बनी गाइस? लेकिन यहां पे क्या नजर आया, कोई स्टेप्स नहीं, क्योंकि सारे स्टेप्स ऑलरेडी कहां परफॉर्म हो चुके हैं। ये काइंड ऑफ व्यू है इसका, और मैं क्या करने जा रहा हूं, रीजन के बेस पर इसकी ग्रुपिंग करने जा रहा हूं।
इससे फायदा क्या हुआ मुझे? अगर कल को मेरा ये डेटा अपडेट होगा तो ये वाली वैल्यू भी, अगर कहीं पर मुझे सिर्फ अपनी इन वैल्यूज को यूज करना है, इसको यूज करना है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर दिस वन? करेक्ट। बाबा प्रोसेसिंग क्यों करूं? ऑलरेडी मेरे पास प्रोसेस डेटा है ना गाइस। तो अगर आप श्योर है कि आपको समराइज इंफॉर्मेशन की ही जरूरत पड़ने वाली है मैक्सिमम, जो कि सेपरेट रीजन के बेस पर चाहिए, आप इस तरह से जितनी चाहे बना सकते हैं, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। इससे आपकी, क्योंकि वहां उसको 25,000 रिकॉर्ड क्या करने थे, प्रोसेस करने थे, और यहाँ कितने करने पड़ेंगे? सिर्फ 4। तो विच वन इज बेटर टू यूज? जैसे पहले बनाई है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर के लिए, और एक टोटल रिकॉर्ड्स के लिए ये 2 बना सकते हैं। देखिए, ये डेटा आपने यहां पे इन दोनों टेबल के बेस पे मर्ज किया था, करेक्ट। अगर देखा जाए तो पावर BI तो वैसे भी समराइज करता है, हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो कब है? वो समराइज तब है जब आप कहते हो कि मुझे अलग अलग फिल्टर इस रीजन में इस ईयर का, इस मंथ का टोटल देखना है, तो मैं ग्रुप बाय नहीं कर सकता, करेक्ट। लेकिन कहीं पर ऐसी डिमांड है कि आपको क्या नहीं करना, आपको डिटेल में जाना ही नहीं है, ड्रिल डाउन करना ही नहीं है, जस्ट वांट टू शो ओनली टोटल वैल्यूज लाइक ए पिवट टेबल। तो ऐसे में हमारे पास 2 तरीके होते हैं, हम अपनी टेबल को क्या कर लें, ग्रुप बाय कर दें, या फिर अगर मुझे पता है कि नहीं यार मुझे अभी फिलहाल इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, तो मैंने क्या करके रख लिया, इसका ग्रुप बाय करके रख लिया। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं इसे यूज कर लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो किसे यूज करूंगा। जब चाहिए तो बल्क डेटा लेने की, जब चाहिए तो उसका करेक्ट। तो अगर आपको श्योर है कि समराइजेशन ही चाहिए, देन बल्क डेटा लेने का मतलब है आप अपने परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, इंपैक्ट कर रहे हो। हमने किया, मतलब हमने उसका एक टिकट कॉपी बना ली, बल्क डेटा रेफरेंस के साथ, उससे फायदा क्या होगा रेफरेंस के साथ बनाने से? हाँ, अभी हमने डुप्लीकेट कैसे बना, 2 तरीके थे ना, और एक, तो दोनों ही क्या करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, रेफरेंस जल्दी के वो मतलब कुछ भी अगर करेक्ट होगा तो अगर मेरे प्रीवियस डेटा में चेंजेस होंगे तो वो, और डुप्लीकेट में ऐसा नहीं होगा, वो तो उसी फाइल के एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बन के आ गई जिसका प्रीवियस डेटा से कोई लिंक नहीं है। डू यू गेट इट नाउ? ये वाली लिंक है, रेफरेंस वाली क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया था, बिल्कुल रेफरेंस किया था। डू यू गेट इट एवरीवन? इस वाले का चेंजेस इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें चेंजेस होंगे तो, क्योंकि ये 1 डायरेक्शनल होता है ना, 1 डायरेक्शनल होता है। 1 डायरेक्शन मतलब इसमें होने वाले चेंजेस यहां नजर आएंगे, यहां होने वाले चेंजेस यहां नजर, बाय डायरेक्शनल नहीं है, बल्क डेटा में तो होगा। करेक्ट। क्लियर हो गया? हाँ जी, वो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है गाइस, डू यू गेट इट? और अब हमारा पावर क्वेरी एडिटर खत्म होता है और अब शुरू होता है हमारा नया टॉपिक विद द नेम कॉल मॉडलिंग, राइट। तो गाइस सबसे पहले मैं वो सारी टेबल डिलीट कर रहा हूं जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग के लिए हम उन्हें चलो रख लेते हैं, बाद में इनको डिलीट कर लेंगे, अभी नहीं, ठीक है। इसको सेव एज कर लेते हैं, कि मुझे पता है बाद में तुम में से कोई ना कोई बोलने वाला है इस बात पे। जैसे हमको मेरी जगह कुछ काम करते हैं, उसको डेटा में सेव करना पड़ता है, कहां पे सेव करना है? फाइल तो आप अपनी लोकेशन खुद बताते हो, जैसे मैं अपनी फाइल खाली कैसे करना है? ब्राउज लोकेशन जहां भी करना है ना, सिस्टम में। हाँ जी, सिस्टम में जहां भी करना है, नहीं अगर मैं चाहता पावर BI इसके वो अलग चीज है सर। उसी में नहीं आ सकते, उसी में स्टोर मतलब पावर BI को लिंक उसी के अंदर। हाँ, उसी में तो कमांड लगाई है मैंने। नहीं फाइल सेव सेव ही तो बता रहा हूँ मैंने, सेव या सेव एज लेना है, जो भी लोकेशन पे करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, फाइल को तो सेव करेंगे ना। ओके, मॉडलिंग फिर फाइल को सिस्टम में सेव करना पड़ेगा, तभी वो पावर BI के इंटरफेस पे भी सेव। ठीक है भाई। तो गाइस देखो, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि मॉडलिंग इज नॉट अ इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मॉडलिंग
देखने में बहुत आसान है, जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको काफी इजी लगने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट वन। बट अगर आप इसके ओरिजिनल प्रोसेस को नहीं समझे तो आप बहुत ज्यादा फेलियर्स देखने वाले हो इन मॉडलिंग। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक्सपर्ट भी हूं, डेटा सर्टिफाइड एनालिस्ट भी हूं, डेटा एनालिस्ट भी हूं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन मेरे पास हैं। बट जितनी बार भी मैंने एग्जाम्स दिए ना गाइस, इस मॉडलिंग ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। फेल भी हुआ मैं, ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, जबकि पावर बीआई में ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फेल हुआ हूं। दो ही टॉपिक, हाँ जी, आज ही बनाया सुबह में, है ना, इनके सामने बनाने लगा था। तो यहां पर गाइस है क्या कि दो टॉपिक है, एक मॉडलिंग और दूसरा डेक्स। पहला हमारा मॉडलिंग होगा टॉपिक, क्योंकि अगर मॉडलिंग क्लियर नहीं तो डेक्स किसी को क्लियर नहीं हो सकता। और डेक्स, ये दोनों ही टॉपिक किसी भी इंटरव्यू से आपको बाहर करने के लिए और किसी भी एग्जाम में आपको फेल करने के लिए काफी होता है। पावर क्वेरी एडिटर आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि ज्यादा चीजें थी नहीं, क्लिक 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 से ज्यादा काम हो गया, डेटा की आइडेंटिफिकेशन करना है, डेटा क्लीन हो गया। ऐसे आपको विजुअलाइजेशन बहुत आसान लगने वाला है। विजुअलाइजेशन इज अगेन नॉट दैट मच डिफिकल्ट पार्ट, बहुत इजी है। एक्सेल वगैरह से तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, राइट, वो बहुत डिफिकल्ट है। सो मॉडलिंग को जब भी आप लर्न करेंगे, जो कि आज से शुरू कर रहे हैं, उसमें आपका मेजरली फोकस क्या से ज्यादा कैसे पर होना चाहिए। लर्निंग करते वक्त लोग अपने क्या पे ज्यादा ध्यान देते हैं मॉडलिंग में। अब रीजन बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरव्यू में या फिर एग्जाम्स में अगर आप प्लान करते हो, क्योंकि आपने मुझसे पूछा भी था पीएल 300 के बारे में, तो वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि एक टेबल ए है एक टेबल बी है, दोनों को लिंक करके मुझे कैलकुलेट करके, तो नहीं आएगा। वहां पर आपको बोला जाएगा टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल सी है, टेबल डी है, टेबल ई है, इनमें ये कॉलम है, कॉलम लिख के आएंगे आपके पास। एग्जाम की बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ था। नाउ फाइनली आई नीड दिस एनालिसिस ऑफ द डेटा। गाइस, मुझे सोचना पड़ेगा कि किस टेबल का किस टेबल के साथ, फिर किस टेबल का किस टेबल के साथ, फिर किस टेबल का किस टेबल के साथ, और जब मैं इनको कर रहा हूं तो उनका कोऑर्डिनेशन यानी कि उनकी कार्डिनलिटी रहेगी वो कैसा रहेगी, उनका क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर क्या रहेगा। और अगर क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर गलत हो गया तो आपके हिसाब से आपको लगेगा आपका परफेक्ट डेटा है, ओरिजिनली वो परफेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या से ज्यादा कैसे पर ध्यान देना है जब मैं एक्सप्लेन करूं। क्लियर है? तो चलिए मॉडलिंग शुरू करते हैं। तो मॉडलिंग को शुरू करने के लिए एक डेटा की बहुत जरूरत है। सबसे पहले में यह समझने की जरूरत है कि मॉडलिंग होता क्या है। आफ्टर दैट ओनली हम मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे पता आज होगा भी नहीं ज्यादा, ठीक है। पर एक नॉर्मल आइडिया ले लेते हैं कि मॉडलिंग होता क्या है, ठीक है गाइस। ये डेटा आपके पास है, आपको सबको नजर आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इस डेटा में। हमने सिंपल सा प्रोडक्ट का कोड दिया है, उसके सेल्स रीजन दिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव कोड दिए हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स डेट्स दी हैं, ऑर्डर आईडी दिया है, स्टोर आईडी दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है, टोटल सेल्स ऑफ अमाउंट दिया है, करेक्ट? कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं ये डेटा आपको दिखाता हूं और इस डेटा पर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये बताइए कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मोहन सिंह ने टोटल कितनी सेल्स की है। विल यू बी एबल टू गेट दिस आंसर? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, मोहन सिंह मेरे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ी एक सपोर्टेड फाइल की, कि मोहन सिंह कैसे पता करें। हमारे पास क्या है,
रिप्रेजेंटेटिव का कोड तो है लेकिन उसका नाम नहीं। तो आपको जरूरत पड़ी एक सपोर्ट फाइल की जहां से इसका क्या निकाला जा सके, नाम निकाला जा सके, किस एम्प्लॉय का क्या नाम है, राइट। तो आई थिंक हमने यहां पर आपको दिया। अब कहीं पर मोहन सिंह दिखा है क्या यहां पर? कोड बता दो। करेक्ट, मिल गया। अब मैंने आपको ये दिखा दिया। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन दोबारा करूं तो मोहन सिंह की टोटल सेल्स कितनी है? अरे तो फिल्टर भी कोई चीज होती है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इस डेटा पर जाओगे और यहां पर क्या करोगे, 002 का फिल्टर लगाओगे और उसके जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनका टोटल आप मुझे बता दोगे। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मॉडलिंग। एक्सेल मॉडलिंग को यूज नहीं करता। एक्सेल साफ साफ कहता है कि अगर आपको मोहन सिंह की लगानी है, कमांड लगानी है, कैलकुलेशन लगानी है, तो पहले वी लुकअप लगाओ, ये करो, यहां जाओ, उसका नाम फेच करो, राइट। जब उसका नेम यहां आ जाएगा तब मुझ पे फिल्टर लगाना, जो भी फिल्टर आपको लगाना है। करेक्ट, ये तो करते हो। एक्सेल में क्या लगाते रहते हो, बार बार पे वी लुकअप एच लुकअप लगाते रहते हो, इंडेक्स मैच वी लुकअप एच लुकअप और क्या लगाते रहते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैव? 25,501। गाइस, आपने सिर्फ एक रिकॉर्ड की वजह से, मोहन सिंह का टोटल जानने की वजह से कितने नए रिकॉर्ड बना दिए? 25,500 नए रिकॉर्ड बनाए या नहीं बनाए? इससे आपकी फाइल का साइज थोड़ा सा हैवी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? आपके हिसाब से तो एक वी लुकअप लगा है, लेकिन जरा कंप्यूटर से पूछना कितना क्या कर रहा है। ये एक वी लुकअप उन 30 एम्प्लॉय के डेटा में जाकर के एक नाम निकाल के लाता है। तो आपके हिसाब से तो एक प्रोसेसिंग है, सिस्टम के हिसाब से कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर ये कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई बाय 30। तो सोचना 25,500 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि तो हर सेल के लिए क्या करना पड़ रहा है, 30 पे जाना है, उसमें ढूंढना है, फिर निकालना है, फिर जाना है, फिर निकालना है, फिर करना है। तभी तो कभी कभी कहते हैं कि वी लुकअप लगाने के बाद पता नहीं सिस्टम फाइल ऑन करने में टाइम ज्यादा लगा रहा है। अभी तो डेटा फिर भी 25,000 तक है। अगर ये सच में 35,000 पहुंच जाता ना तो आपको स्लो काम करने लगता, क्योंकि एक्सेल कहता है कि वी लुकअप जब तक 25,700 800 रिकॉर्ड तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट है। लेकिन अगर उससे ऊपर के ऊपर वी लुकअप लगेगा ना तो आपका प्रोसेसर बोलना शुरू हो जाता है, अनलेस वो सच में i7 2 पॉइंट समथिंग ना हो। 1 पॉइंट समथिंग हुआ तो फिर तो आप कहोगे सर बैठ जाते, जैसे आज मैं बैठा था सुबह, थोड़ा वेट कर लेते, सिस्टम स्लो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करते हैं, मॉडलिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया ना मॉडलिंग क्या है? ठीक है, चलो बाय फॉर द डे।